उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम अपने दो उद्देश्य, सीधी बात नो बकवास, मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के वायदे के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि यह पंचायती राज व्यवस्था की 10वीं क्लास है। 10वीं क्लास है। इन 10 क्लासों में हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी आपको हमने निःशुल्क प्रदान करी है। निःशुल्क प्रदान करी है। इसके साथ ही उपलब्ध कराने की हमने कोशिश करी है। 11वीं क्लास से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था शुरू करने वाले हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था 11वीं क्लास से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात हम यह भी बता देना चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था समाप्त होने के बाद हम संभावित प्रश्नों का एक संग्रह आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, जो पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें और इसका फायदा उठाएं। तो चलिए इसी बात के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पेशा अधिनियम 1996। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे यही पूछा जा सकता है कभी भी कि पेशा अधिनियम कब लाया गया, तो आपको आंसर करना है 1996, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि पेशा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। पूछा ना भी जाए लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा होनी चाहिए कि पेशा का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है, और 1996 में यह अधिनियम लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, जैसे कि हर वीडियो में हर क्लास के पहले हम जानते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा पैटर्न वही है, मैंने आपको इसका रीजन बता दिया है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि यदि एक माइंड मैप बन जाएगा पढ़ने के एक तरीके का, तो जब हम आपकी चीजें आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करेंगे तो वो चीजें बहुत आसानी से आपको समझने में आसानी होगी। पुराने प्रश्न पत्रों से सबसे पहले हम टॉपिक का अवलोकन करेंगे और आज का टॉपिक क्या है, पेशा अधिनियम 1996। तो सबसे पहले हम टॉपिक के द्वारा प्रश्न देखेंगे कि पुराने प्रश्न पटवारी में किस तरह से पूछे गए हैं, और उतनी गहराई में ही हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे ताकि हमारे आंसर सही हो। उसके बाद सामान्य परिचय, पेशा अधिनियम क्या है, इसका विकास किस तरह से हुआ, संविधान में इसकी क्या भूमिका है, ये सारी जानकारी हम सामान्य परिचय में प्राप्त करेंगे। उसके बाद पेशा अधिनियम का विकास कैसे हुआ, कारण क्या था इसका विकास करने का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा पेशा अधिनियम में प्रमुख धाराएं देखा जाए तो पेशा अधिनियम में वैसे 5 धाराएं ही हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो एक नजर हम इन धाराओं पर डालेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। पेशा अधिनियम का महत्व किस तरह से है, क्या महत्व है, क्यों लाया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन, इसके उद्देश्य क्या है, सारी जानकारी हम महत्व के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। एक चीज और बता दूं, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल। पेशा द्वारा पंचायत को दी गई शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, और यह सामान्य ग्राम सभा से या ग्राम पंचायत से किस तरह भिन्न है, ये सारी चीजें हम पेशा अधिनियम के शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। उसके बाद पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा की क्या भूमिका है, कौन सी शक्तियां दी गई हैं, वो सारी जानकारी। पेशा अधिनियम में भारत का विस्तार कहां तक है, तो वैसे देखा जाए तो 10 राज्यों में भारत का विस्तार है, तो इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से राज्यों में पेशा अधिनियम लागू किया गया। क्योंकि कभी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि 4 राज्यों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कहां पर पेशा अधिनियम नहीं है या इनमें से कहां पर पेशा अधिनियम है। इसी प्रकार पेशा अधिनियम में मध्य प्रदेश का विस्तार किन जिलों में है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति के लोगों की अच्छी खासी जनसंख्या है, तो यहां भी पेशा अधिनियम लागू है, यह इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके बाद हम अंतिम में चलते चलते तथ्य संग्रह पढ़ेंगे। चलते चलते तथ्य संग्रह में मैंने आपको बार बार बताया और आज भी बता रहा हूं कि जो भी पॉइंट्स इनसे चूकेंगे वो चीजों को हम इसके अंतर्गत रखेंगे, चलते चलते तथ्य संग्रह के अंतर्गत। इसके अलावा पुराने प्रश्न पत्रों से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम चलते चलते तथ्य संग्रह में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए
सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन करना। तो पुराने प्रश्न पत्रों में पहला प्रश्न आता है जो वर्ष 2017 में पूछा गया है कि पेशा अधिनियम 1996 लघु वन के उत्पाद का स्वामित्व को स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है जिला पंचायत, बी वन मंत्रालय, सी पंजीकृत ठेकेदार और डी है ग्राम सभा। इसका सही आंसर है ग्राम सभा। पेशा एक्ट का महत्व टॉपिक बैक चाहते हैं, थोड़ा सा बैक जाके हम समझते हैं चीजों को। जैसे पेशा अधिनियम का महत्व, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यह क्वेश्चन किससे संबंधित है? महत्व से संबंधित है। महत्व से इस प्रश्न के अलावा संभावित प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, तो जब हम ये बिंदु ये पॉइंट डिस्कस करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस हिसाब से ये वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लघु वन उत्पाद का स्वामित्व के अंतर्गत रखा गया है। यह क्वेश्चन भी कब पूछा गया है? 2017 में। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और राज्य सरकार। इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। यहां भी यह भी हम देखते हैं। तो पेशा का महत्व जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि पेशा के महत्व को गहराई से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन का अवलोकन क्यों किया जाता है? कि आपको समझ में आए कि कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु कितना पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या है, ज्यादा पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करिए और स्मार्ट रिजल्ट लाइए। आज के समय में एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्मार्ट लोगों की ही जरूरत है। ठीक है, जो स्मार्ट होगा, पढ़ने का तरीका जिसका स्मार्ट होगा, वो सिलेक्शन लाएगा। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये भी 2017 में ही पूछा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है? ठीक है, तो अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में, अनुसूची 11 में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है अनुसूची 5 में। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अनुसूची क्षेत्र के बारे में चर्चा संविधान में कहां की गई है, तो आपको अनुसूची 5 में लगाना है। यहां हम ये बता देते हैं कि जब हम पेशा के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे तो इस तरह से बहुत सारे बिंदु और बहुत सारे तथ्य हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पंचायती राज के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ वह स्थान जहां अधिकांश आबादी से संबंधित है। यह भी वर्ष 2017 में पूछा गया है। अनुसूचित जाति से संबंधित है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। जब हम पेशा के अंतर्गत धाराओं के बारे में पढ़ेंगे कि पेशा में कौन कौन सी धाराएं हैं, तब हम ये मतलब वहां पर एक धारा में मेरे हिसाब से सेक्शन 2 में बताया गया है, अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। वहां पर हम इस तरह के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश पंचायती अधिनियम 1981 को ग्राम पंचायतों को आरक्षण देने के लिए 1988 में संशोधन किया गया। वर्ष 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। शारीरिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, सी है किसानों और डी है अल्पसंख्यक। इसका सही आंसर है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए अधिनियम संशोधित किया गया था 1988 में। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पेशा का सामान्य परिचय आता है। पेशा के सामान्य परिचय से संबंधित हम कुछ बातें आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यही जान लेंगे कि पेशा क्यों लाया गया। ठीक है, पेशा क्यों लाया गया? यदि आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो 73वें संविधान संशोधन, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। यहां यह भी बताया गया है, यहां यह भी बताया गया है कि अनुच्छेद आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसके अपवाद के स्वरूप, मतलब इन अनुच्छेदों के अपवाद के स्वरूप यह अधिनियम लाया गया है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए।
और ये सामान्य क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपवाद का मतलब क्या है, अपवाद स्वरूप क्यों लाया गया है। तो यहां पर हम अपवाद को समझने की कोशिश करते हैं कि पेशा अधिनियम इसके अपवाद के स्वरूप में क्यों लाया गया है। तो अपवाद स्वरूप इसलिए क्योंकि पेशा अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों के लिए अन्य सामान्य गांवों की तुलना में संसाधनों और गतिविधियों के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसको एक हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे इंदौर जिले का यदि कोई ग्राम है और वहीं पर मंडला जिले का यदि कोई ग्राम है, तो इन दोनों के गांवों की शक्तियों में कुछ अंतर है। ठीक है, मतलब इंदौर के गांवों को कम अधिकार दिए गए हैं, कम शक्तियां दी गई हैं, वहीं मंडला के गांव को अधिक अधिकार और अधिक शक्तियां दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? क्योंकि ये जो मंडला का गांव है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। और जब अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है तो यहां पर क्या किया है इन्होंने? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट को लागू कर दिया गया है। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले है, यहां पर बोला भी गया है कि पेशा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों को अपने क्षेत्र के संसाधनों और गतिविधियों को अधिक नियंत्रण देने की शक्ति प्रदान करता है। भाई, किसी गांव को, किसी व्यक्ति को, जैसे राष्ट्रपति को शक्ति दी जाती है, प्रधानमंत्री को शक्ति दी जाती है, उसी प्रकार जब आप किसी गांव को कोई शक्ति देंगे दूसरे गांवों की तुलना में, तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत देश, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कानून की आवश्यकता पड़ेगी, एक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसी शक्ति को देने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो पेशा अधिनियम लाया गया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है पेशा अधिनियम लाने का? तो जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार करना। ठीक है, मतलब आर्टिकल 243 का विस्तार करने के लिए कौन सा लाया गया? पेशा अधिनियम लाया गया। ठीक है, संविधान में स्थित क्या है? तो भाग 9, पेशा को संविधान भाग 9 का, जो कि पंचायतों से संबंधित है, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में इन अनुच्छेदों का विस्तार करने के लिए पेशा अधिनियम लाया गया। अब 5वीं अनुसूची में क्या बोला गया है? पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्यों के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है। और 5वीं अनुसूची क्या है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, वहां पर पेशा अधिनियम लागू होता है। अब ग्राम सभा, पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा को निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था माना गया है। जबकि जब हम दूसरे और सामान्य जिले में देखते हैं जहां पेशा अधिनियम लागू नहीं है, जब वहां की ग्राम सभा को देखेंगे तो इतने अधिकार ना तो उसे सर्वोच्च संस्था माना गया है। तो आप यहीं पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशा अधिनियम का कितना महत्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पेशा अधिनियम का विकास के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं कि विकास कैसे हुआ। तो स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वें संविधान संशोधन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और मैं चाहूंगा कि आप वहां जाकर देखें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। 73वां संविधान संशोधन जब लाया गया तो इसमें जो आर्टिकल थे 243 ए से लेकर 243 ओ तक, उसके बीच में एक आर्टिकल आता है 243 एम। उसमें कहा गया कि अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रतिबंधित है। ठीक है, इसका विस्तार नहीं है। फिर इनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां पर भाई भले ही इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर भी वहां की मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां की ग्राम सभा को चलाने के लिए कुछ अधिनियम, कुछ कानून तो चाहिए ना, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनाई गई 1995 में, भूरिया समिति, जिसे हम नाम से जानते हैं भूरिया समिति। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि भूरिया समिति किससे संबंधित है, तो आपको आंख बंद करके आंसर करना है कि वो पेशा अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में पेशा अधिनियम से संबंधित एक समिति है भूरिया समिति। इसी समिति ने जब बोला कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी स्वशासन को सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 लाया गया। मतलब यदि कभी पूछा जाए कि पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो आपको आंख बंद करके उत्तर करना है, भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो पेशा अधिनियम से संबंधित कुछ धाराएं देख लेते हैं। वैसे तो पेशा अधिनियम में 5 धाराओं का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी धाराएं हैं? तो पहली धारा में इसके नाम को उल्लेखित किया गया है,
फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद जो दूसरी धारा आती है उसमें अनुसूचित क्षेत्र शब्द को परिभाषित किया गया है। तो कभी आपसे पूछा जाए यदि कि पेशा अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, तो आपको धारा 2 टिक करना है और नंबर लाने हैं। उसके बाद धारा 3 में बोला गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 प्रावधानों के अपवाद स्वरूप अनुसूचित क्षेत्रों की में पंचायतों का विस्तार जो करने की जो नियम है वो धारा 3 में बताए गए हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा और पंचायतों में कृत और शक्तियों को कौन से, मतलब अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसका वर्णन धारा 4 में किया गया है पेशा अधिनियम के अंतर्गत। जब हम आगे बढ़ते हैं तो धारा 5 इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है और मैंने यहां पर लिख दिया है कि ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर आपको पेशा अधिनियम की 4 धाराओं के बारे में ही जानकारी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, जब आगे रखते हैं तो पेशा अधिनियम के महत्व के बारे में मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया है कि महत्व से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, इसको गहराई से पढ़ने की जरूरत है। ना केवल मेरे वीडियोस में बल्कि आपको कहीं भी यदि पेशा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो मैं बार बार कहता हूं कि कभी कोई भी, खासकर पढ़ाई के मामले में, कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती है। आप पढ़ाई के मामले में अपेक्स पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको और अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए और अधिक बुक्स पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दूं, ठीक है। जब महत्व कौन कौन से हैं तो आदिवासियों की रीति रिवाजों और परंपराओं की रक्षा करना, जैसे मंडला क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो कैसे त्योहार बनाते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है ना, तो उन सब चीजों को की रक्षा करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्रबंधन में सुधार करने के लिए। अब मान लीजिए कि मंडला क्षेत्र के किसी गांव में यदि कोयला पाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सरकार चाहेगी तो जाके उसका दोहन शुरू कर देगी। वहां पहले क्या होगा, यहां इस क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में कोयला का दोहन करने के लिए वो पहले वहां की ग्राम सभा से अनुमति प्राप्त होगी। और ग्राम सभा को यह शक्ति कहां से प्राप्त होती है तो पेशा अधिनियम के द्वारा ही ग्राम सभा को यह शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि जनजातियों में अलगाव की भावनाओं को कम करना। ऐसा ना लगे कि इंदौर का गांव अलग है और मंडला का गांव अलग है, यह भी दूर करना पेशा अधिनियम का एक उद्देश्य है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो गरीबी और पलायन की समस्याओं का निवारण करना, इसका भी पेशा अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाना भी पेशा अधिनियम के महत्व के अंतर्गत रखा गया है। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हम इसी तरह के फ्रूटफुल वीडियोस जब अपने यूट्यूब चैनल साधक द अचीवर में डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो पेशा अधिनियम के द्वारा पंचायत को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भूमि हस्तांतरण को रोकना, ऐसा नहीं है जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, ऐसा नहीं है कि वहां का आदिवासी किसी अन्य व्यक्ति को जमीन बेच देगा। उसके लिए बहुत टफ होते हैं नियम, रूल्स, रेगुलेशन, और ये किसके अंतर्गत टफ बनाया गया है, पेशा अधिनियम के अंतर्गत। मतलब आदिवासी लोगों की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए पेशा अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भूमि हस्तांतरण को रोकना, इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो पंचायतों में जल निकायों का प्रबंधन करने की शक्ति दी गई है। ग्राम सभा को गांव की सीमा के भीतर किए जा रहे कार्यों को मंजूरी देने या रोकने की शक्ति भी दी गई है। मतलब गांव में सड़क बनना है कि नहीं है, पेशा अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकार किसको सौंप दिया गया है, ग्राम सभा को। आप समझ सकते हैं जो एक सामान्य ग्राम सभा है, जो एक सामान्य ग्राम सभा है उसको इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए हैं, जबकि पेशा के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों को इस तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे अधिकार किसके अंतर्गत दिए गए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन करना, जैसे अनुसूचित क्षेत्र के गांव में यदि कोई बाजार लग रहा है, हाट बाजार लग रहा है, तो कितने बजे हाट बाजार खुलना है और कितने बजे बंद होना है, ये सारे नियम कौन बनाएगा, तो वहां की ग्राम सभा बनाएगी।
ठीक है, ऐसे अधिकार किसके अंतर्गत दिए गए हैं? पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत दिए गए हैं। मादक पदार्थों की बिक्री और खपत को नियमित करना, कि कौन मादक पदार्थ अंदर उनके गांव में बेच सकते हैं, कौन नहीं बेच सकते हैं, इस तरह से सारी चीजों का नियम बनाने का, उन्हें नियमित करने का अधिकार ग्राम सभा को प्रदान किया गया है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा, यहां पर ये देखेंगे कि जो पेशा क्षेत्र का ग्राम सभा है वो सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा से किस तरह से अलग है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, ये जनरल बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ग्राम सभा के कोरम में 1/3 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। कोरम मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूं कि ग्राम सभा की बैठक के लिए कुछ लोगों की एक संख्या आवश्यक होती है। जब वो संख्या रहेगी तभी ग्राम सभा की बैठक शुरू की जाएगी। तो उस बैठक में 1/3 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। और कहां होना अनिवार्य है? अनुसूचित क्षेत्र की जो ग्राम सभा है वहां, पेशा क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ग्राम सभा की बैठक, सामान्य ग्राम सभा में जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या होती है कि अध्यक्षता सरपंच करता है, उप सरपंच करता है, या तो अपने बीच में से ही पंच एक को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। लेकिन पेशा क्षेत्र के अंतर्गत या अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत की ग्राम सभा अलग है। यदि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करना है तो वहां का सरपंच जो है, उप सरपंच जो है और पंच जो है वो ग्राम सभा की बैठक नहीं कर सकता है, बल्कि ये क्या करते हैं तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता के लिए ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं अपने में से ही एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज याद रखना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ग्राम सभा 3 महीने में कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है। जबकि हमारे यहां जो सामान्य ग्राम सभा होती है उसमें ऐसा होता है कि 4 बैठकें होंगी, ये तो अनिवार्य है, लेकिन कब होंगी इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। 6 महीने बाद भी बैठक हो सकती है, 2 महीने बाद भी जरूरत पड़ी तो वहां का अध्यक्ष 1 महीने बाद भी बैठक बुला सकता है। लेकिन पेशा क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम सभा होती है उसमें उन्होंने बोल दिया है कि 3 महीने में ही बैठक अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं हम तो हमारे सामने पेशा अधिनियम में भारत के विस्तार के बारे में, कि पेशा अधिनियम का भारत में कहां कहां विस्तार किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में भारत के पेशा अधिनियम को विस्तारित किया गया है, तो वहां पर आपको आंसर करना है 10 राज्यों में। ठीक है, अब 10 राज्य कौन कौन से हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश उन 10 राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है जो उसके नीचे आता है, छत्तीसगढ़ है। तीसरा राज्य जो हमारे सामने आता है गुजरात आता है। चौथा राज्य हमारे सामने महाराष्ट्र आता है जो गुजरात से नीचे है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर को भी टच करता है। उसके बाद 5वां राज्य आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है। 6वां राज्य उड़ीसा आता है जो समुद्र को टच करने वाला राज्य है। उसके बाद जो 8वां राज्य है वो हिमाचल प्रदेश आता है। 9वां राज्य तेलंगाना आता है और 10वां और सबसे अंतिम राज्य झारखंड होता है, झारखंड आता है। इन 10 राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब इसका नाम आप कैसे याद रख सकते हैं तो पहला तरीका तो मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रहते हो। तो केवल उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो राज्य लगे हुए हैं उनमें पेशा अधिनियम लागू कर दिया गया है। जैसे राजस्थान लगा हुआ है, उसके बाद गुजरात लगा हुआ है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, झारखंड टच तो नहीं करता लेकिन पास में ही है तो आप वहां से झारखंड को याद रख सकते हैं। उसके अलावा उड़ीसा भी टच नहीं करता लेकिन उड़ीसा भी पेशा अधिनियम के अंतर्गत आता है। उसके बाद 2 राज्य बचते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये नए बने हैं, तेलंगाना नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो यहां भी पेशा अधिनियम विस्तारित है। इसके बाद कंप्लीट उत्तर से केवल एक ही राज्य को लिया गया है और हिमाचल प्रदेश, और मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में ये देता है और लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में भी पेशा अधिनियम है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अन्य चीज आती है कि मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम का विस्तार किन जिलों में है, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए। तो हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से पेशा अधिनियम को लागू किया गया। तो सबसे पहले हम उन 5 राज्यों को देख लेते हैं जहां पर पेशा अधिनियम
पूर्ण रूप से लागू किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश का मैप और इसके 5 राज्य जो हैं। 2 राज्यों से ये जो पेशा अधिनियम जो लागू किए गए हैं, 5 जिले, एक तो इस कोने से ले लिया गया है जिलों को और एक तो इस कोने से जिलों को ले लिया गया है। ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो अलीराजपुर है, बड़वानी है, डिंडोरी है, झाबुआ है और मंडला है। इन 5 राज्यों को आपको नाम याद ही रखना है। आंशिक वाले जो जिले हैं उनको भले ही याद मत रखिए, लेकिन ये 5 राज्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है, तो यहां पर झाबुआ आता है, झाबुआ के बाद बड़वानी अलीराजपुर आता है, अलीराजपुर के बाद बड़वानी आता है। अब इसको याद रखने के लिए एक कोड वर्ड है, मेरे हिसाब से कोड वर्ड है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। जब, जे से झाबुआ है, ए से अलीराजपुर है और बी से बड़वानी है। तो जब वी मेट एक मूवी भी थी, तो आप जब वी मेट का जब याद रखिए, उसमें से झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी 3 राज्य हो गए। उसके बाद इस कोने पे चले जाइए, तो इस कोने पर डीएम साहब मतलब डिंडोरी और मंडला 2 जिले शामिल हैं जिसमें पेशा अधिनियम पूर्णतः लागू है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 15 ऐसे जिले हैं जिसमें आंशिक रूप से पेशा अधिनियम लागू किया गया है। सारे काम मैं नहीं करूंगा, आपको भी कुछ काम दे रहा हूं। आपको एक काम करना है कि गूगल पे जाकर पेशा अधिनियम किन 15 राज्यों पर आंशिक रूप से लागू है, उनकी लिस्ट पर एक नजर आप डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अन्य इंफॉर्मेशन कि पेशा विकास खंडों की यदि संख्या आपसे पूछी जाती है तो 89 टिक करना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि पेशा पंचायत मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 5211 में टिक करना है। आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पेशा ग्राम कितने हैं, तो 11,784 ग्रामों को आपको टिक करना है, नंबर लाना है और पटवारी में सिलेक्शन प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो हम चलते चलते तथ्य संग्रह पढ़ेंगे। चलते चलते तथ्य संग्रह, आपको पता है कि हम पुराने पेपरों से यहां पर उन तथ्यों को उठाते हैं जो आगे भी संभावित हैं आने के लिए। तो इसमें यही बोला गया है कि पंचायत राज के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र का मतलब इस क्षेत्र से होता है जहां अधिकांश निवासी कौन होते हैं, आदिवासी होते हैं। और केंद्र सरकार जो है अपनी पैनी नजर इन क्षेत्रों पर रखती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्य के आदिवासी इलाके आते हैं और उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र का जो गठन किया गया है उसके 2 स्पष्ट उद्देश्य बताए गए हैं। कौन कौन से उद्देश्य बताए गए हैं? पहला उद्देश्य यह है कि बिना किसी बाहरी रुकावट के जनजाति के लोगों को अपनी मौजूदा अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में सहायता करना अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का एक उद्देश्य है। उसके अलावा अनुसूचित जनजातियों का विकास करना, अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करना और उनको प्रोत्साहित करना भी एक अलग उद्देश्य है। तो मैं यहां पर समझ पा रहा हूं कि आप अनुसूचित क्षेत्र के उद्देश्यों को भली भांति तरीके से समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट बिंदु आता है कि यह कानून जहां पर गैर इमारती लकड़ी वन संसाधनों के नियंत्रण का अधिकार सरकारी संस्थाओं को दिया जाता है। मतलब जनरल जो ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, वहां पर कानून के अनुसार गैर इमारती लकड़ी और वन संसाधनों के नियंत्रणों का अधिकार सरकारी संस्थाओं को जैसे वन विभाग को दे दिया जाता है। लेकिन यदि अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है तो उसके विकास या इस तरह के जो मुद्दे हैं, लकड़ी वन हो गया, इमारती लकड़ी, इनसे संबंधित मुद्दे जो होते हैं वो स्थानीय लोगों को सलाह देने, वहां के स्थानीय लोगों को के सलाह पर ही अनिवार्य रूप से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इससे ये बात प्रूफ होती है कि वहां की ग्राम सभा को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद मैं ये बता देना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था की 10 क्लासेज आज से शुरू हो गई हैं। अगली 11वीं क्लास ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित होंगी और इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। आज की वीडियो की यदि आप पीडीएफ प्राप्त डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर उसे ज्वाइन करिए और वहां से आज की वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करिए। ठीक है, यदि हमारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि हम कोई भी फ्रूटफुल वीडियो जब डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।